हमने रस तक बात कर ली थी, कौन सा रस क्या कर्म करता है। अब उसके बाद वीर्य की बात करेंगे, विपाक की बात करेंगे, ठीक है, द्रव्य के विपाक की बात करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, शीत वीर्येण यद द्रव्यम मधुरम रसपाक्यो, ठीक है, तयोर अम्लम यद उष्णम च यद द्रव्यम कटुकतयो। इसका मतलब क्या है कि शीत वीर्य वाला द्रव्य हुआ है, ठीक है, अगर द्रव्य शीत वीर्य वाला युक्त है तो शीत वीर्य वाले द्रव्य कौन से होंगे, यद द्रव्यम जिसका रस और विपाक क्या होगा, मधुर होगा। जिस द्रव्य का रस और विपाक मधुर होगा उसका वीर्य क्या होगा, वो शीत वीर्य वाला होगा। अब इसके विपरीत देखो, जिस द्रव्य का रस कटु होगा या विपाक कटु होगा, ठीक है, वो क्या होंगे, आपके उष्ण द्रव्य होंगे। ऐसे ही जिसका रस अम्ल होगा, जिसका विपाक अम्ल होगा, उसको भी उष्ण माना, ठीक है। तो आपके पास दो कंडीशन आ गई, ठीक है, या तो उसका जो वीर्य है शीत है या वीर्य उसका उष्ण है, ठीक है। तो वीर्य दो कितने बताए, दो बताए आचार्य चरक में, वीर्य के प्रकार दो हो गए आपके सामने, ठीक है, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है, जिनका विपाक और रस मधुर है वो शीत वीर्य वाले होंगे, बाकी जो बचे उनका आपका उष्ण वीर्य होगा, ठीक है। अब ये सामान्य सी बात है कि ये जो सिद्धांत है ये सबके लागू होता है, ठीक है। तो इसलिए नीचे लिखा है देखो, तेसाम रस उपदेशेन निर्देश्यो गुण संग्रह। इसका मतलब क्या है कि रस उपदेशेन जो है, जो हमने ऊपर बताया हुआ है, जो सिद्धांत बताया रस उपदेश का, कि भाई जिसका मधुर रस है, मधुर विपाक है, उसका शीत वीर्य होगा। ऐसे द्रव्य जो कि इस रूल को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं सामान्य प्रत्याहारत द्रव्य, ठीक है, सामान्य प्रत्याहारक द्रव्य, उसको लिख लेना। परंतु कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका रस तो मान लो मधुर है परंतु वह उष्ण वीर्य हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सामान्य रूल को फॉलो नहीं करते, ऐसे द्रव्यों को बोलते हैं विषम प्रत्याहारक द्रव्य। और इस सामान्य प्रत्याहारक और विषम प्रत्याहारक की जो कल्पना बताई है, जो सिद्धांत दिया है, वो आचार्य भागवत ने दिया है। तो पूछा जाता है कभी कभी कि सामान्य विषम प्रत्याहारक की सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो आचार्य भागवत ने दिया, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आप लोगों को, सबसे नीचे एग्जाम्पल दे रखा भाव प्रकाश में, देखो, पीपली दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायनी, ठीक है। स्वादुपाक मतलब विपाक क्या है उसका, मधुर विपाक है पीपली का। परंतु पीपली का रस क्या होता है, देखो पीपली का रस होता है कटु, अनुष्णा कटु का स्निग्धा, बात श्लेषमहरी लघु, ठीक है। तो ब्रश से जो चीज होती है, ठीक है, वो कटु जो रस होगा वो ब्रश्य कभी नहीं होगा, कटु रस अब्रश्य होगा। परंतु पीपली ब्रश्य करा रही है, क्यों करा रही है, क्योंकि इसमें मधुर विपाक है, ठीक है। तो ऐसे ये जो रूल है वो सामान्य नियम को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। ऐसे अगर मान लो कटु रस है तो कटु रस का वीर्य क्या होना चाहिए था, उष्ण वीर्य होना चाहिए था, ठीक है। परंतु उसका वीर्य क्या होगा, मधुर विपाक की वजह से शीत वीर्य हो सकता, ठीक है। तो ऐसे नियम कुछ चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको अनुष्णा शीत बोलता है, ना ज़्यादा उष्ण है ना ज़्यादा शीत है, ठीक है। तो ऐसे वीर्य अगर चेंज हो जाएगा तो ऐसे ऐसे जो द्रव्य हैं उनको हम बोलेंगे विषम प्रत्याहारक द्रव्य। ऐसी और भी चीज़ें आएंगी जो आगे इसका डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया हुआ है, क्योंकि सामान्य प्रत्याहारक का वर्णन तो करना मुश्किल है, सबका करना मुश्किल है, इसलिए विषम वालों को आपको याद रखना है, सामान्य वालों को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, उनका तो केवल आप रस याद रखो, ठीक। अब देखो अविरुद्ध वीर्य और विपाक वाले द्रव्यों के उदाहरण, ठीक है। इसने एग्जाम्पल दिया है, देखो, यथा पयो यथा सर्पी व चव्य चित्रक, ठीक है। पाय मतलब दूध, सर्पी मतलब घृत। तो सर्पी और घृत दोनों क्या होते हैं, मधुर रस होता है, और मधुर रस है तो मधुर विपाक होगा इसका, और मधुर विपाक होगा तो शीत वीर्य होगा। तो सामान्य नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है।
ऐसे देखो चव्य चित्रक, दोनों हो कटु हैं, कटु रस है तो कटु विपाक होगा, और कटु विपाक होगा तो उष्ण वीर्य होगा। तो ये सामान्य नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो सामान्य नियम वाले द्रव्य आप हमने एक बार देख लिए। ठीक है, अब देखो जो विरुद्ध वाले हैं, विरुद्ध वालों का एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं अच्छे तरीका से। देखो, मधुरम किंचित उष्णम, मधुर है तो उष्ण नहीं होना चाहिए, शीत होना चाहिए, परंतु कुछ मधुर उष्ण भी होते हैं। उनके एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है इसमें। ठीक है, ऐसे ही देखो कसायम तिक्तम, कसाय तिक्त के लिए भी ये हो सकता है। तो देखो मधुर होते हुए उष्ण क्या क्या चीजें हैं, तो वो एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे। यथा अब्ज आनुप आमिषम, अब्ज मतलब ऐसे मांस जो जलीय जीव के हैं और आनुप प्रदेश में रहने वाले प्राणियों के, उनके मांस क्या होते हैं, ठीक है, मधुर होते हुए भी उष्ण प्रकृति के होते हैं। ठीक है, उष्ण प्रकृति के मतलब उष्ण वीर्य के होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम अगर देखेंगे तो मधुर था तो हम सोचेंगे शीत है, परंतु शीत नहीं है, वो उष्ण वीर्य है। इसका मतलब शीत होता तो पित्त का समन करता, परंतु ये पित्त का समन ना करके पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, तो ऐसे द्रव्यों को हमेशा ध्यान रखना है, पेशेंट को देने से पहले भी और अपने आप को भी ध्यान रखना है, भाई पथ्य पथ्य में ये कैसे काम आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, तो देखो कसाय और तिक्त जो रस है, ठीक है, कसाय तिक्त रस वाले जो द्रव्य होंगे वो कैसे होंगे, कसाय और तिक्त रस वाले द्रव्य कैसे होंगे, वीर्य में शीत होंगे। परंतु यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो उष्ण का दिया हुआ है, तो उसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा पंच महत पंचमूल, यानी बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल के द्रव्य कसाय तिक्त होते हुए भी उष्ण होते हैं। ठीक है, आगे एग्जाम्पल दिया है लवणम सैंदवम ना उष्णम अम्लम आम्लकम च, तो सभी लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उष्ण प्रकृति के होते हैं, उष्ण वीर्य वाले होते हैं। परंतु सैंधव लवण ऐसा नहीं होता, सैंधव लवण लवण होते हुए भी शीत वाला होता है। ठीक है, ऐसे ही अमल द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल विपाकी होने चाहिए सभी, परंतु आम्लक जो है वो मधुर विपाकी होता है, तो वो शीत वीर्य वाला होता है। ठीक है, तो ये सब अपोजिट वाले द्रव्यों के उदाहरण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अर्क अग्रु गुड़ुचि तिक्ता नाम। ठीक है, अर्क अग्रु गुड़ुचि जो है तिक्त होते हुए भी उष्ण बीज है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। और देखो किंचित अम्लम ही संग्राही किंचित अम्लम भिन्नति, तो ऐसा बोला है कि आगे वाला जो पिछले वाला जो श्लोक है उसमें एक चीज और लिखी थी कि जो आपका द्रव्य है वो केवल केवल एक चीज से काम नहीं करता, केवल केवल रस से काम नहीं करता, केवल वीर्य से काम नहीं करता, और केवल विपाक से काम नहीं करता। वो मिला जुला हुआ रूप होता है, कभी वो रस से भी काम कर सकता है, कभी वो वीर्य से काम कर सकता है, या फिर वो कभी आपके विपाक से और प्रभाव से भी काम कर सकता है। ऐसे उनके एग्जाम्पल दिए इन्होंने कि कुछ द्रव्य किंचित अम्लम, कुछ अम्ल द्रव्य संग्राही होते हैं और कुछ अम्ल द्रव्य वेदन करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो कपित अमल द्रव्य है परंतु वो संग्राही है, परंतु आम्लक जो है वो वेदन का काम करता है। दोनों ही अमल रस वाले द्रव्य हैं, परंतु एक वेदन कर रहा है और एक उसका संग्राही का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखो पीपली नागरम वृश्यम कटु आवृश्यम उच्यते, पीपली और नागर कटु हैं और कटु द्रव्य हमेशा आवृश्य होते हैं, परंतु पीपली नागर आवृश्य ना होकर वृश्यता का काम करते हैं। ये भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कसाय स्तंभनम शीतम, कसाय रस हमेशा स्तंभन करने वाला होता है और शीत वाला होता है, परंतु हरित की कसाय होते हुए भी स्तंभन नहीं करती, ये विपरीत है इसके। ठीक है, तस्मात् रस उपदेशेन ना सर्वम द्रव्यम आदिस्ते दृष्टम तुल्यम रस्यम एप्यम द्रव्य गुणे गुणांतरम। ठीक है, इस बारे में क्या बोला है कि इस रस के उपदेश से सभी गुणों को नहीं समझना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा द्रव्य के रस पर ही ध्यान नहीं देना। ठीक है, रस के अलावा
उसके वीर्य पे, उसके विपाक पर, उसके प्रभाव पे भी ध्यान देना है। वो दूसरी चीज़ों से भी काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए विषम प्रत्याहार की कल्पना आचार्य भागवत ने की। जो सामान्य प्रत्याहार है उनको ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, तो उनका केवल रस याद रखो, तो वीर्य और विपाक आप अपने आप निकालोगे सामान्य नियम से। परंतु ऐसे द्रव्य जो इसमें भिन्नता रखते हैं, उनका विपाक कुछ और है, रस उनका कुछ और है, ऐसे द्रव्यों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द्रव्यों में जो रस का जो क्रम है कि कौन सा रस ज़्यादा गुरु है, कौन सा रस ज़्यादा गुरु लघु है, उनका एक क्रम है। उस क्रम को याद करने के लिए बताया हुआ है, वो नीचे एक टेबल है, उस टेबल को ध्यान रखना। देखो ये टेबल है, ये आपको टेबल को ध्यान रखना। देखो सबसे पहले लिखा है कि शीत, शीततर और शीततम, ठीक है। तो नीचे लिखा है तिक्त, कसाय, मधुर। इसका मतलब क्या? मधुरता, जो सबसे ज़्यादा शीतता देने वाला होगा वो मधुर रस होगा, उसके बाद कसाय, उसके बाद तिक्त, ठीक है। तो आपको अगर किसी पेशेंट को शीत गुण को बढ़ाना है तो आपको मधुर देना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ही शीत गुण बढ़ाना है तो तिक्त भी दे सकते, ठीक है। तो इस क्रम को हमेशा याद रखना है आपको। तो इसको याद रखने के लिए याद रखिए मुक्ता। मुक्ता क्या होता है? शीत होती है, मुक्ता सुक्ति सब शीत गुण वाली होती है, तो मुक्ता को याद रखना, मुक्ता से, ठीक है। मुक मुक्ता, ठीक है। माँ से मधुर, का से कषाय और ता से तिक्त, मुक्ता, ठीक है। परंतु ये मैंने क्रम चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे शीततम है, मधुर का मतलब, कषाय का मतलब शीततर है, और तिक्त का मतलब शीत है, ठीक है। अब नेक्स्ट उष्ण गुण। तो उष्णम, उष्णतर और उष्णतम। तो इसको याद करने के लिए आपको याद करना है लाख, ठीक है। लाख का चूड़ा पहनते हैं ना लेडीजें, ठीक है। तो लाख, लाख उष्ण होता है, ठीक है। तो लवण, अमल और कटु, ये इसका क्रम है। अमल, लवण और कटु, ठीक है। ये उष्णता का गुरु, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु। तो गुरु, गुरुतर, गुरुतम, इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है मक्कल, ठीक है। मक्कल, एक मक्कल सूल आप लोगों ने पढ़ा है। मक्कल, मक्कल जो रोग है, मक्कल सूल होता है गृहिणी में, उसमें प्रसूता में। कब होता है? मान लो सूता। यूट्रस, यूट्रस में से प्लेसेंटा जो है पूर्ण रूप से नहीं निकलता, तो उसमें हैवीनेस आता है, और वो जो यूट्रस है उसको बार बार में कांटेक्ट करके बाहर निकालना चाहता है प्लेसेंटा को, रिटेन प्लेसेंटा को। तब उस रोग को अपन मक्कल सूल बोलते हैं, उससे ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा उसको गुरुता फील होती है, इसलिए मक्कल याद रखना। इसका मतलब क्या? माँ से मक्कल मधुर, का से कषाय और ला से लघु, ला से लवण, सॉरी, ठीक है। ये गुरुता के लिए, ठीक है। लघुता के लिए आपको याद रखना है तिक्ताम्ल, ठीक है। तिक्ता अम्ल, तो देखो तिक्त, कटु और अम्ल, तिक्ता अम्ल ऐसा करके लिख लेना, तिक्ता अम्ल, ठीक है। रुक्षता को याद करने के लिए ऐसा करना के टी, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो ये जो मैंने के ऊपर जो ये साइन बनाया है, इसको ध्यान रखना। जब मैं ये, अगर ये वाला के लिख रहा हूँ, तो मतलब इसका मतलब रस के संदर्भ में कसाय रस है, ठीक है। तो ये कसाय हो गया, दूसरा का से कटु हो गया, और ता से तिक्त हो गया, ठीक है। ये तीनों चीजें रुक्षता के लिए, ठीक है। लास्ट में बचा स्निग्ध। स्निग्धता के क्रम को याद रखने के लिए आपको याद रखना है माल, MAL, ठीक है। मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है। तो ये सब क्रम आपको याद हो जाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। शीतता के क्रम को याद रखने के लिए मुक्ता याद रखना, मधुर,
कसाय और तिक्त। ठीक है, उष्णता के क्रम को याद रखने के लाख याद रखना, LAK, लवण, अम्ल और कटु। गुरुता के क्रम को याद रखने के लिए मक्कल याद रखना, मधुर, कषाय और लवण। लघुता के क्रम को याद रखने के लिए तिक्ताम्ल, तिक्त, कटु और अम्ल। रुक्षता के क्रम को याद रखने के लिए KKT बताया, कषाय, कटु और तिक्त। और स्निग्धता के क्रम को याद रखने के लिए माल बताया है, मधुर, अम्ल और लवण। ठीक है, अब आ गया आपका विपाक प्रकरण। ठीक है, विपाक प्रकरण क्या बोल रहा है कि परम चयातो विपाक का नाम लक्षणम सप्रवक्षन्ते कटु तिक्त कषायणाम विपाक प्राय से कटु। तो जिन द्रव्य का रस क्या होगा, कटु होगा, तिक्त होगा, कषाय होगा, उनका विपाक क्या बताया हुआ है, उनका विपाक कटु होगा। ठीक है, अम्लम अम्लो पचतम, अम्लो अम्लम पचते। ठीक है, जिनका रस अम्ल होगा उनका विपाक अम्ल होगा। बाकी जो बचे स्वादु मधुर लवणम। ठीक है, जो मधुर और लवण है उनका विपाक क्या होगा, मधुर होगा। ठीक है, तो तीन तरह के विपाक हमारे सामने आ गए, कटु विपाक, अम्ल विपाक और आपका मधुर विपाक। ठीक है, अम्ल द्रव्यों का अम्ल विपाक होगा, मधुर और लवण का मधुर विपाक होगा, बाकी जो बचे उनका कटु विपाक होगा। ठीक है, अब आपको एक ये डेफिनेशन दे रखी है कि विपाक जो होता है वो बनता कैसा है, उसका बारे में बता रखा है। ठीक है, तो देखो, जाठरे अग्निना योगाद एति असांतरम आहार परिणामंते सैति विपाक। तो इसके हिंदी के बारे में मत पढ़ना, बस ये श्लोक को याद रखना। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आहार परिणाम अंते। ठीक है, आहार का लास्ट जब पार्ट है, आहार का जो परिणाम है, आहार जब पाचन होगा तो उसमें बहुत सारी अवस्थाएं आएंगी। ठीक है, तो दो अवस्थाएं मेनली होती हैं, एक तो अवस्था पाक, एक निष्ठा पाक। तो उसके बाद आपके रस, दोष, मल ये सब बनते हैं। तो आहार का जो परिणाम है, ठीक है, परिणाम अंते विपाकम, उसे विपाक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है वो भागवत का नहीं है, ये चक्रपाणी का श्लोक है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये श्लोक जो है वो चक्रपाणी का श्लोक है। ठीक है, भागवत का श्लोक भी सेम है, वो नीचे दे बताता हूँ मैं कौन सा है। ठीक है, ये वाला जो जाठरे अग्निना योगादम एति रसांतरम रसानाम परिणामंते, थोड़ा सा डिफरेंस है, रसानाम परिणामंते, वहां लिखा हुआ है आहार परिणामंते। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है रसानाम परिणामंते। तो यहाँ जो चक्रदत्त लिखा हुआ है वो आपका भागवत का श्लोक है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, बस यही पूछा जाता है कि आहार परिणाम अंत्य है तो वो चक्रदत्त ने बोला है, और रसानाम परिणाम अंत्य है वो भागवत का श्लोक है, वो भागवत ने बोला है। ठीक है, जठर अग्नि जब काम करती है, जो खाने को पचाती है, तो अल्टीमेट में रस बनते हैं, और रसों का परिणाम जो है, अंत भाग जो है वो विपाक है। और चक्रपाणी के अनुसार आहार का जो परिणाम बनता है, तो आहार बोलो चाहे रस बोलो, ठीक है, बात वही है, वो उसको विपाक बोलते हैं। एक देखो, बीच में हमने जो विभाग बताए थे वो चरक के अकॉर्डिंग बताए थे, परंतु एक आचार्य हैं पाराशर, ठीक है, उसने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। उन्होंने क्या किया है, कटु जो रस है उसका विपाक कटु होगा। ठीक है, पाकस त्रिशु रसानम अम्लो अम्लम, अम्ल का अम्ल होगा। ठीक है, और बाकी जो बचे उनका मधुर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट कभी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं इससे। ठीक है, अम्ल का अम्ल है, चरक के अकॉर्डिंग सेम है। ठीक है, कटु का कटु है। ठीक है, परंतु बाकी जो बचे उनका मधुर है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया उसमें पारासर वाले में, तो इसको याद रखना आप। ठीक है, देखो नीचे क्या लिखा है, ये देखो, क्योंकि तिक्त कषाय का यदि कटु विपाक माना जाए, तो तिक्त कषाय रस का चरक में क्या माना है, कटु विपाक ही माना है। ठीक है, अगर तिक्त कषाय का कटु विपाक माना जाए तो पित्त को शांत नहीं करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि कसाय तिक्त मधुराय तो पित्त 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 का समन करते हैं। अगर कटु विपाक माना जाए तो पित्त को समन नहीं करते, परंतु इसलिए इन्होंने बोला है कि पाराशर ने इसलिए तिक्त और कसाय को मधुर बोल दिया है। ठीक है, अब इसका खंडन करना, ये क्वेश्चन आपके असोसिएशन में आ सकता है, इसका खंडन कैसे किया लोगों ने, आचार्यों ने, तो उसमें लिखा है जैसे तिक्त कसाय का कटु विपाक होने पर शीत वीर्य होने के कारण, तिक्त कसाय का कटु विपाक होने पर शीत वीर्य होने के कारण पित्त को शांत करता है, जैसे नमक मधुर विपाकी होने पर उष्ण वीर्य होने के कारण पित्तजनक होता है। नमक मधुर विपाकी होने पर भी उष्ण वीर्य होने के कारण पित्तजनक होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये जो कारण दे रखा है ये आपसे पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट, देखो स्निग्ध और रुक्ष रस, कौन सा रस स्निग्ध है, कौन सा रुक्षता वाला है। तो यार मधुर लवण अम्लम च स्निग्धम स्निग्धा भावा त्रियोरसा, ये तीन जो रस हैं वो स्निग्धता को देने वाले होंगे। ठीक है, वैसे स्निग्धता का क्रम हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, मधुर अमल और लवण। ठीक है, सब मधुर सबसे ज़्यादा स्निग्ध होगा, फिर अम्ल और फिर लवण। ठीक है, तो स्निग्धता का क्रम हमने पढ़ लिया वैसे तो। ठीक है, तो ये मधुर अम्ल लवण स्निग्ध वाले होंगे। ठीक है, और स्निग्ध वाले होते हैं इसलिए देखो, बात मूत्र पुरुषाणाम प्राय मोक्षो सुखो मता, ये बात मूत्र पुरुष को सुख पूर्वक निकालने वाले होते हैं। ठीक है, नीचे देखो कटु तिक्त कसाय, बाकी जो तीन बचे वो क्या होंगे, रुक्ष वाले होंगे, रुक्षता वाले होंगे, और रुक्षता की वजह से दुखाय मोक्षे दक्षन्ते बात विड़मूत्र रितसाम। ठीक है, ये मलमूत्र को दुख पूर्वक निकालने वाले होते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो आपको या तो ये तीन रसयुक्त द्रव्य देने हैं, ठीक है, या उसके भोजन में ये तीन रसयुक्त द्रव्य ज़्यादा बढ़ा देने हैं। ठीक है, अब विपाक का अलग अलग कार्य। ठीक है, अब जो विपाक हमने पढ़े थे, तीन तरह के विपाक, मधुर विपाक, कटु विपाक और अमल विपाक। ठीक है, उनके कार्य क्या हैं, तो देखो शुक्र, शुक्र को नष्ट करने वाले, बद विड़मूत्रम मल और मूत्र को रोकने वाले, विपाको बातलम कटु। ठीक है, जो कटु विपाक होता है वो बात को बढ़ाने वाला होता है, मलमूत्र को रोकने वाला होता है और शुक्र का नाश करने वाला होता है। इसके विपरीत मधुर विपाक जो होगा वो मलमूत्र को निकालने वाला होगा, ठीक है, और कफ को बढ़ाने वाला होगा और शुक्र को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, पित्त कृतम सृष्ट विड़मूत्रम पाकम अम्लम शुक्र नाशनम, और अम्ल विपाक जो होगा वो शुक्र का नाश करेगा, परंतु विड़मूत्र को बढ़ाने वाला होगा और पित्त को बढ़ाने वाला होगा। तो ये तीनों विपाक आपको बता दिए गए। ठीक है, आगे देखो, तेसाम गुरु स्यातम मधुरम कटुका, तेसाम गुरु स्यातम मधुरम, तो मधुर जो विपाक है वो गुरु होता है। ठीक है, और कटु और अम्ल जो है वो अन्यथा, मतलब वो लघु होते हैं। तो ये दो तरह के विपाक, हमने तीन विपाक अभी पढ़े थे, अब दोबारा से इन्होंने दो विपाक बता दिए, गुरु और लघु। ठीक है, तो विपाक अगर पूछा जाए चरक में तो दो तरह के आंसर आएंगे, तीन होते हैं मधुर अम्ल और कटु, और दो होते हैं गुरु और लघु। तो ये गुरु और लघु है, ये सेम सुश्रुत ने भी माने। ठीक है, तो देखो मधुर विपाक गुरु होता है, कटु और अम्ल विपाक लघु होता है, ये हमने अभी पढ़ ही लिया। ठीक है, यह बात सुश्रुत ने अनुमान से निश्चित की है। ठीक है, ये अनुमान गम्य है, तो ये बात ध्यान रखनी है, जो विपाक है वो कैसे पता चलता है, वो अनुमान से पता चलता है, ना कि प्रत्यक्ष से मालूम चलता है। प्रत्यक्ष से केवल रस का मालूम चलेगा। ठीक है, क्योंकि रसेंद्रियों से उसका
रस मालूम चल सकता है, विपाक मालूम नहीं चल सकता। ठीक है ना। विपाक लक्षणम स्यात् अल्प मध्य भूयिष्ठतां प्रति द्रव्याणां गुण विशेषण तत्र उपलक्ष्यते। इसकी कोई खास बात नहीं है। ठीक है। अब देखो नीचे, अब आ गया आपका वीर्य। वीर्यम अष्टविधम, वीर्य 8 प्रकार का होता है। तो हमने 2 प्रकार का वीर्य पढ़ा था अभी, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। ठीक है। उसके अलावा देखो 8 प्रकार के वीर्य भी बताए हुए हैं। ठीक है। 8 प्रकार के कौन कौन से बताएं, जो हम गुण पढ़ते हैं वही हैं। ठीक है। तो हमने शीत और उष्ण तो पढ़ा ही था, उष्ण वीर्य शीत वीर्य, तो ये तो हो ही गया। स्निग्ध और रुक्ष भी है, गुरु लघु भी है, और मृदु तीक्ष्ण भी है। तो 8 प्रकार के वीर्य को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। ये लिखा शीतम उष्णम वीर्यम। शीत और उष्ण वीर्य 2 प्रकार के वीर्य ही माने जाते हैं। तो वीर्यम तु येन या क्रिया, जो द्रव्य, जिसके द्वारा द्रव्य क्रिया करता है, ठीक है, निष्पक्ष रूप से क्रिया करता है, वो आपका वीर्य है। ठीक है। एग्जाम्पल ये डेफिनेशन दे रखी है, जो क्रिया जिसके द्वारा निष्पन्न होती है वह वीर्य कहा जाता है। तो इस वीर्य की डेफिनेशन को याद रखना, वीर्यम तु क्रियते ये निशा क्रिया, तो इसको निशान लगाना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ना ना वीर्यम कुरुते किंचितम सर्वा वीर्य कृता क्रिया। जो भी द्रव्य है उसमें वीर्य का इन्वॉल्वमेंट होता है, वीर्य के बिना वो काम नहीं करता। ठीक है। वीर्य में सारी क्रियाएं वीर्य से ही निष्पन्न होती हैं। ठीक है। आगे देखो आपका एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखो, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये क्या बोल रहा है कि रसो निपाते द्रव्याणाम, निपात मतलब रखना। ठीक है। रसो निपाते द्रव्याणाम, रखना किस जगह पे, रसन योग। नीचे लिखा हुआ है निपाते इति रसना योगी, मतलब रसना मतलब जीवा पर रखना। ठीक है। तो अगर किसी को रस का पता करना है तो द्रव्य को जीवा पर लगाना पड़ेगा। तो रसो निपाते द्रव्याणाम, रस का पता करने के लिए रसेंद्रियों से ग्राह्य होना चाहिए। विपाक का अनुमान कैसे लगाएंगे, विपाक का पता कैसे लगाएंगे, विपाको कर्म निष्ठाया, उसका जो कर्म हो जाएगा, ठीक है, वो कर्म हो जाएगा, उससे विपाक का मालूम चलेगा। वीर्य कैसे मालूम चलेगा, वीर्यम यावत अधिवासम सन्निपात उपलब्धते। तो फाइनल जो उसका इफेक्ट आएगा अधिवास पर, अधिवास मतलब शरीर पर, ठीक है, उससे हम वीर्य का अनुमान लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये तो रसेंद्रिय से ग्राह्य है, तो ये तो प्रत्यक्ष मालूम चलता है हमको। रस जो है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परंतु इनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, इनका अनुमान से ज्ञान होता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। विपाक और वीर्य का जो ज्ञान है वो अनुमान गम्य है, प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, जबकि रस का ज्ञान प्रत्यक्ष गम्य होता है, क्योंकि वो रस इंद्रिय से ग्राह्य होता है। अब उसके बाद प्रभाव प्रकरण। तो रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषण कर्मम च आरम्भम प्रभाव से स्मर्थम। इसका मतलब कुछ खास नहीं है कि जब द्रव्य आपको मालूम चल रहा है कि उसको रस जो दे रखा है, उसका वीर्य दे रखा है, विपाक दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा है, वो कुछ और ही काम कर रहा है, तो वो माना जाता है कि वो प्रभाव से काम कर रहा है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं प्रभाव के। तो देखो कैसे, कटु कटुकम पाके वीर्यो उष्णम चित्रको मता दंती प्रभावस्तु विरेचयति मानवम। तो कटु रस वाला चित्रक विपाक में कटु और वीर्य में उष्ण होता है। ठीक है। सेम जो गुण हैं वो आपके दंती के हैं। ठीक है। जैसे कटु चित्रक भी है और कटु दंती भी है, कटु रस है दोनों का, दोनों का कटु विपाक है, परंतु फिर भी देखो क्या बोल रहा है कि दंती है वो प्रभाव से क्या करा रही है, विरेचन करा देती है। ठीक है। दंती प्रभावस्तु विरेचयति,
परंतु चित्रक आपका विरेचन नहीं कराता, ये दीपन पाचन करता है। तो दोनों के गुण सेम है, फिर भी दंती का जो कर्म है वो अलग हो गया। वो किस वजह से हुआ? उसके प्रभाव की वजह से हुआ। ऐसे ही विषम विसग्नम मुक्तम यत प्रभावस्तु कारणम। विष जो है विषग्न होता है, ठीक है, क्योंकि विष विष को नष्ट कर देता है। तब विष विषग्न है, इसका कारण क्या है? इसका कारण भी प्रभाव माना जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वम अनुलोमिकम यतचम तत्प्रभावम प्रभावितम। जो द्रव्य ऊपरी भागों के दोषों को नष्ट करे और अधो भाग में वर्तमान दोषों को नष्ट करते, तो इस इनको छोड़ दो, बस आप दो एग्जाम्पल ये याद रख लो। और एक लास्ट लाइन आपकी, प्रभावो अचिंत्यम उच्यते। प्रभाव को अचिंत्य माना है, ठीक है, प्रभाव को अचिंत्य माना गया। तो ये बात जो हम बता रहे थे, किंचित रसेन कुरुते, कई द्रव्य तो रस से काम करते हैं, ठीक है, कुछ कर्म से काम करते हैं, कुछ वीर्य से काम करते हैं। च अपरम द्रव्येन गुणेन पाकेन प्रभावेन च किंचित, और कुछ अपने गुण और प्रभाव से भी काम करते हैं, ठीक है। तो इस श्लोक को इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, नीचे वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। रसम विपाकस्तो वीर्यम प्रभावस्तान उपहोति बलम साम्यम रसादीनम इति नैसर्गिक बलम। तो ये बल दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बल किसका है? सबसे ज़्यादा आपका प्रभाव का है। लास्ट में अल्टीमेट प्रभाव है, प्रभाव को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कैसे काम किया, ठीक है। तो इनका एक क्रम है, इस क्रम को आपको याद रखना है। उसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, लिखो रवि रवि का वीर्य प्रभावशाली, ठीक है, रवि का वीर्य प्रभावशाली। तो रस है, सबसे पहले रस है, रस से ज़्यादा प्रभावशील विपाक है, विपाक से ज़्यादा वीर्य है, और वीर्य से भी ज़्यादा प्रभाव है। तो ये इसका क्रम है, ठीक है, बल का क्रम है। सबसे ज़्यादा बलवान प्रभाव है, ठीक है। तो रवि का वीर्य प्रभावशील है, तो ये क्रम आपको याद रखना। अब जो हमने रस पढ़े थे उन रसों की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। तो डेफिनेशन में कुछ मैं टर्म आपको बता रहा हूँ, एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, उसमें जो निशान लगाने वाली चीज़ें वो बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको मधुर रस में आपको निशान लगाना है व्यापनो व्याप्त अनुकल्पितम अतीवम च, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या है? देखो, स्नेहनम जो स्नेहन करे, प्रीणन करे, आहारदम मार्दवम उपलब्धते, ठीक है। स्नेहन प्रीणन करने वाला हो, मार्दव तलाने वाला हो, और मुखस्व मधुरम से हास्यम, ठीक है, पूरे मुख में मधुरता उत्पन्न कर दे, ठीक है। ऐसा जो रस है वो आपका मधुर रस है। बस आपको इसको ध्यान रखना, ये वाला जो लाइन है वो थोड़ी सी अजीब सी है, अगर ये लाइन आए तो मधुर रस की, ठीक है। अमल रस की परिभाषा, दंत हर्ष मुख श्रावम, ठीक है, स्वेदनाथ मुख बोधनाथ विदाहास्य कंठ आसम प्राय से अम्ल रसम। जो ये कर्म करेगा, दंत हर्ष करेगा, मुख का श्राव करेगा, स्वेदन करेगा और विधा करेगा कंठ में, वो आपका अमल रस है। तो इसको विधा कंठ से ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि कटु वाले में भी यही लक्षण आएंगे, ठीक है। तो लवण वाले में देखो, प्रेबिलियनम क्लेदम विश्यंदम मार्दम, ठीक है। मैंने हमेशा बताया आपको, लवण रस मार्दवता करता है। क्यों करता है? क्योंकि सूक्ष्म गुण होता है, ठीक है, इसलिए इसको स्नेहन करते समय लवण मिलाया जाता है, ठीक है। बस्तियां भी लवण का प्रयोग इसीलिए करते हैं। तो क्लेदम विश्यंदम मार्दवम, ठीक है, ये लाइन को आपको याद रखना, प्रेलियनम क्लेदम विश्यंदम मार्दवम, ठीक। और एक ये देखो विधा मुखस्य है, ये भी मुख में विधा करता है, और ये कंठ के लिए बोला था, ये मुख के लिए बोला। कटुरस संवेदियो रसानाम निपाते तुदम अतिवम च, ठीक है। ये संवेदता उत्पन्न करता है, मतलब जीवा पर जैसे स्पर्श करोगे आप, ठीक है, उसको स्टुमुलेट कर देगा एक तरीका, ठीक है।
निपाते, निपाते मतलब जीवा पर रखने से, ठीक है। विधा मुखम अक्षी श्रावी, अगर कटु रस खा लेगा कोई तो आपको आंसू आएंगे, श्राव होगा, जो हमने इसके लक्षण में ही पढ़ा था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो ये जो है कंठ में धाव उत्पन्न करने वाला कटु रस ना होके अम्ल रस बताया हुआ। तिक्त रस की परिभाषा, तिक्त रस में आपको ये लाइन याद रखनी है, तिक्तो मुख वैसदम सोस प्रहार्थ कारक, मुख वैसता को उत्पन्न करता है, इसलिए हमने तिक्त के समय भी ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। कसाय रस, कसाय रस को अगर खा लोगे तो आपका पूरा जो मुंह है ना वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो वैसता उत्पन्न करने वाला है, स्तंभता उत्पन्न करने वाला, जाड़ता उत्पन्न करने वाला, ये आपके रसों की डेफिनेशन बताई हुई है, ठीक है। एक इस पर निशान लगाइए, भगन अतिपम च कंठम कसाय, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो बताइए इनको ही आपको एक बार देखना है जो मैंने निशान लगाए, ठीक है। नेक्स्ट वैरोदिक आहार, तो क्या लिखा है कि श्रुतम एतत् विथर्थ अर्थम संपुदम भगवातम, ये तो खास नीचे वाली लाइन देखो, ये वाली देखो, देह धातु प्रत्यानिक भूतानी, जो वैरोदिक आहार है वो क्या है, देह की धातुओं के विपरीत होता है। देह धातु प्रत्यानिक भूतानी द्रव्याणी, ऐसे द्रव्य जो देह की धातुओं के गुणों के विपरीत हैं, ठीक है। देह धातु भी विरोधी, देह की धातुओं के विपरीत होंगे तो विरोधी भी होंगे उनके, ठीक है। परस्परम गुण विरोधानी, गुणों के विरोध होंगे, ठीक है। ऐसे द्रव्यों को अपन क्या बोलेंगे, विरोधिक आहार बोलेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, विरोधिक आहार देह की धातुओं के गुणों के विपरीत होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गुणों के विपरीत और संयोग की वजह से हो सकता है, ठीक है। वो संस्कार के वजह से हो सकता है, वो देश काल के वजह से हो सकता है, या मात्रा की वजह से हो सकता है, या स्वभाव से भी हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको ये डेफिनेशन में ये लक्षण याद रखना है, वैरोधिक आहार का जो लक्षण है वो ये है, ठीक है। एक इन्होंने उदाहरण दिया है, ना मत्स्यान पायसा संभरे, ठीक है। मछली को दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अगर मछली को दूध के साथ खाएंगे तो क्या होगा, नीचे लिखा है, ये क्या है, विरुद्धम वीर्यम, ये विरुद्ध वीर्य होने की वजह से, ठीक है। शोणित दूषणा है, रक्त को दूषित कर देगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो मधुरम मधुरपाक विपाकम, एक मधुर रस है और दूसरे का विपाक मधुर है, फिर भी देखो एक अभिसंध कारक है, अभिसंधि करता है। और शीत और उष्ण है, एक का उष्ण वीर्य है, एक शीत वीर्य है, ठीक है। मत्स्य जो है वो उष्ण वीर्य क्यों है, क्योंकि वो अनुप्रदेश की है, हमने अभी बताया था आप लोगों को कि वो अनुप्रदेश शीत होते हुए भी उष्ण वीर्य वाली होती है, ठीक है। और दूध जो है वो शीत वीर्य वाला है, तो दोनों वीर्य विरुद्ध हो गए, ठीक है। और वीर्य विरुद्ध वाले द्रव्य जो होंगे वो क्या करेंगे, रक्त को दूषित कर देंगे, ठीक है। और अभिसंध होने की वजह से मार्ग को अवरोध कर देंगे, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इस श्लोक को छोड़ दो अभी, नेक्स्ट श्लोक देखो, इसमें और अच्छे से बता रखा है कि सर्वान एव मत्स्यान पयसा संभरेत विशेषस्तु चिलचिल, ये सभी मछलियां दूध के साथ नहीं खानी चाहिए, परंतु विशेष रूप से तिलचिम मछली को विशेष रूप से नहीं खाना चाहिए। अगर तिलचिम मछली को आपने दूध के साथ खा लिया तो आपको दिक्कत होगी होगी, क्यों, क्या होगा, अभिसंध होगा, ठीक है। और व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, और विष कारक भी होती है, ठीक है। विष मतलब आम विष बनाने वाली होती है, ठीक है। ऐसे ही देखो एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, ना पौस्करम रोहिणी साकम कपोतान सरसप तेल भ्रष्टम, सरसप तेल के अंदर इनको भून के नहीं खाना चाहिए, किसको, रोहिणी साग को, पौष्कर को, और कपोत मतलब कबूतर को, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, सोणितम अभिदूष्यम, सोणित दूषित हो जाएगा, धमनी प्रतिचय हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अपस्मार संख गलगंड रोग हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में मृत्यु तक हो सकती है, मरणमिति।
अब देखो नीचे, संयोग विरुद्ध द्रव्यों के उदाहरण। संयोग विरुद्ध के वजह से जो वीर्य विरुद्ध विरुद्धता आती है वो क्या क्या है, तो उसमें एग्जाम्पल में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, इनको याद रखना। देखो, मधु च उष्णम उष्ण आर्तस्य च मधु मरणा। ठीक है, मधु को गर्म करके नहीं प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, या फिर मधु को ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, मधु सर्पी समग्रते, मधु और सर्पी सम मात्रा में ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मधु जल के साथ ग्रहण नहीं करनी चाहिए। कौन से जल के लिए? अंतरिक्ष जल के लिए। मधु बारी अंतरिक्षम। ठीक है, मधु पुष्कर बीज के साथ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, भल्लातक उष्ण द्रव्यों के साथ ग्रहण नहीं करना चाहिए। भल्लातक को उष्ण जल के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भल्लातक खुद उष्ण है और उपद्रव उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तक्र सिद्धम कंपीलकम, कंपीलक को तक्र के साथ सिद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये आपको थोड़े से एग्जाम्पल है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। परियुषता काकमाची, बासी काकमाची को नहीं खाना चाहिए। ठीक है, देखो विरोधिक आहार के घटक, ये आपको देखना है थोड़ा। यद किंचित दोषम दोष श्राव्यम ना निर्हरति कहता है, तो ये डेफिनेशन दे रखी है कि विरोधिक आहार जो होता है वो अल्टीमेट करता क्या है। ठीक है, तो यद किंचित दोषम श्राव्यम, वह दोष को श्रावित कर देता है, दोषों को उत्क्लेश कर देता है, परंतु ना निर्हरति कहते हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकालने देता। तो दोषों को उत्क्लेश तो उसने कर दिया, परंतु दोषों को बाहर नहीं निकालने देता। ऐसे आहार जो होंगे विरोधिक आहार हैं। ठीक है, तो इसका आपको ये जो लाइन है वो ये आपको याद रखनी है हमेशा, विरोधिक आहार के संदर्भ में आइए। ठीक है, आहार जातम ततम सर्वम सर्वम अहित उपदित, ये अहित कारक होती है। आहार द्रव्य अहित कारक होते हैं, ऐसे द्रव्य जो वैरोधिक हैं, ठीक है, वो अहित कारक होते हैं। तो इसके 8 घटक बताए हुए हैं, वैरोधिक आहार के घटक। 8 नहीं, सॉरी 18। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना। यच्चपि देश काल अग्नि मात्रा शातम्य अनिल आदि भी संस्कारतो वीर्यस्य कोष्ठ अवस्था कृमिरपि परिहार उपचाराभ्याम पाकात् संयोगाश्च विरुद्धम तत्च नाहितम संपद हृदय संपद विविच्य। तो ये आपको 18 प्रकार के इसके घटक बताए हुए हैं, इनको याद रखना है। देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, ऐसे करके दे रखा है, और नीचे इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देश विरुद्ध है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जैसे मान लो जंगल प्रदेश है, और जंगल प्रदेश में रहने वाला आदमी ऐसे गुण वाली चीज़ों को ले रहा है जो जंगल प्रदेश में ऑलरेडी बढ़ती हैं चीज़ें। जैसे मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश में, जंगल प्रदेश है, तो रुक्षता और तीक्ष्णता वाले द्रव्यों को सेवन कर रहा है। तो मरु प्रदेश तो खुद ही रुक्ष और तीक्ष्ण है, उसमें ऐसे द्रव्यों का सेवन और करना देश विरुद्ध का एग्जाम्पल में आएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में स्निग्ध और शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना। ठीक है, ऐसे ही देखो काल विरुद्ध, शीत अगर ऋतु चल रही है, शीतता वाली ऋतु चल रही है, आप शीत पदार्थों का और सेवन कर रहे हैं, तो वो काल विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अग्नि विरुद्ध का मतलब क्या है कि जो आपकी अग्नि है 4 प्रकार की, ठीक है, उस अग्नि के 4 प्रकार की जठराग्नि है, ठीक है, उसके अनुसार आहार ना मिले। ठीक है, जैसे मान लो आपकी अग्नि तीक्ष्ण है, और आपको तीक्ष्ण अग्नि की वजह से आपको आहार कैसा चाहिए, गुरु आहार चाहिए, परंतु आप गुरु आहार ना लेकर लघु आहार ही मिल पा रहा है आपको, तो ये एक अग्नि विरुद्ध का एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, मात्रा विरुद्ध का एग्जाम्पल आपने अभी देखा ही था। ठीक है, मधु और सर्पी को सम मात्रा में प्रयोग करना, ये आपका मात्रा विरुद्ध का एग्जाम्पल। शातम्य विरुद्ध, ठीक है, जो चीज़ आपको सातम्य है वो चीज़ वैसी ना देके उसके विपरीत चीज़ देना। जैसे मतलब आपको कोई चीज़ उष्ण वीर्य वाली सातम्य हो गई, ठीक है, अब आपको शीत वीर्य वाली चीज़ खिला रहे हैं, तो वो सातम्य विरुद्ध हो गया। जिस पर उसको कटुरस और उष्ण वीर्य आहार प्रकृति के अनुसार अनुकूल हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए मधुरस शीत वीर्य वाले आहार का प्रयोग कराना, ये सातम्य विरुद्ध का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, दोष विरुद्ध, दोषों के विपरीत चीज़ देना। ठीक है, एक ये वाली याद रखना। संस्कार विरुद्ध का एग्जाम्पल, एरंड शीश कासक्तम सिकी मासम, एरंड के जो लकड़ी है उसके साथ आपके मोर के मांस को जला के खाना, ये संस्कार विरुद्ध है। ठीक है, कोष्ठ विरुद्ध, तो जैसे मान लो आपको क्रूर कोष्ठ है, और क्रूर कोष्ठ को
क्रूर कोष्ठ के लिए आपको जो ड्रग चाहिएगी वो कैसे चाहिएगी, वो तीक्ष्ण वाली चाहिएगी, परंतु आपने मंद वीर्य वाले द्रव्य दे दिए। ठीक है, तो वो भेदन उसका हो ही नहीं पाएगा, उसका विरेचन हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा द्रव्य आपको क्या हो जाएगा, ऐसे जो विरुद्ध हो जाएगा वो कोष्ठ विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, एक अवस्था विरुद्ध है। अवस्था विरुद्ध में आपको ये वाला एग्जांपल याद रखना है। निद्रा आलस में, आलस्य में निद्रा का सेवन करना श्लेष्म कोपन का कारण होता है। परिहार विरुद्ध, ये भी एग्जाम्पल पूछा गया है। परिहार विरुद्ध में क्या एग्जाम्पल है कि परिहार विरुद्धम बराही निषेव्यम यतु, जो व्यक्ति सुअर आदि के मांस को खाकर उष्ण वस्तुओं का सेवन करता है, सेवित उष्ण। ठीक है, ये परिहार विरुद्ध है। और नीचे उपचार विरुद्ध का भी एग्जाम्पल देख लेना, वो भी सेम जैसा है। घृत के बाद उष्ण वस्तुओं का सेवन करना, सॉरी, घृत के बाद शीतल वस्तुओं का सेवन करना। ठीक है, तो आपके सुअर के मांस को खाने के बाद उष्ण वस्तुओं का सेवन करना परिहार विरुद्ध है। ठीक है, और घृत के बाद आपको शीतल वस्तुओं का सेवन करना उपचार विरुद्ध का एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम्पल आपको याद करना। पाक विरुद्ध, पाक विरुद्ध में आप पक्व तंडुलम अपर्थ्यम पक्व दग्धम। ठीक है, ये कर कि आहार को आपको सही ढंग से पकाया नहीं है। ठीक है, आधा कच्चा रह गया, आधा पका हुआ है, तो ऐसे जो विरुद्ध है वो पाक विरुद्ध हो जाएगा। संयोग विरुद्ध, संयोग विरुद्ध में देखो अम्ल का दूध के साथ प्रयोग, ठीक है, और हृदय विरुद्ध, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारे हृदय को अच्छी नहीं लगती, उसके विपरीत चीज़ों को खाना या ग्रहण करना हृदय विरुद्ध है। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल आपको, जो चीज़ मैंने बताए हैं एग्जाम्पल, उनको ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, लास्ट में एक श्लोक देखिए। ठीक है, अगर आप इन विरोधी आहार को, जो विरुद्ध जो आहार हैं उनको आप ग्रहण करते हो, तो आपको कौन कौन से रोग होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो, एक तो ये लाइन याद रखना, शांडता अंधम विसर्प उदकोरण, ये डायरेक्ट लाइन आ जा सकती है। ठीक है, ये इन रोगों को उत्पन्न करने वाले हैं अगर आप विरोधी आहार ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही लास्ट में संतान दोष और मृत्यु। ठीक है, मृत्यु तक हो सकती है विरुद्ध आहार लेने की वजह से। तो ये चीज़ें आपको ये निशान लगा के रखना है। बाकी सरसरी नज़र से एक बार देख लेना, इसमें बगंदर भी है, उन्माद भी है, परंतु ये जो तीन चीज़ें मैंने बताई है इनको थोड़ा सा ध्यान देना। कुष्ठ तो आता ही है सब में। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके जो विमर्श है, विमर्श में कुछ दे रखा है कि विस्फोटक विद्रद्धि ये करके दे रखा है, ये आपने अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में बताया हुआ है। ठीक है, जो चीज़ हमने चरक के अकॉर्डिंग पढ़ी थी वो अष्टांग हृदय के अनुसार। तो इसमें देखो मृत्यु भी दे रखी है। ठीक है, और लास्ट में लिखा है अष्ट महागत, जो 8 महागत बताए हैं वो किसकी वजह से हो सकते हैं, विरोधी आहार की वजह से अष्ट महागत हो सकते हैं। तो ये निशान लगा लेना। ठीक है, और सुश्रुत ने उस 8 महागतों को बताया हुआ है, ये 8 महागत यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो विरोध विरुद्ध आहार जो है आपने अगर ग्रहण कर लिया तो इनकी चिकित्सा क्या होगी, तो उसकी चिकित्सा के संदर्भ में बोला हुआ है कि आप वमन, भ्रेचन, ठीक है, और जो विरोधी आहार जो द्रव्य हैं उनको समन करने वाले द्रव्य आपका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो विरुद्ध आहार है उससे आप कैसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, अगर ग्रहण कर लिया तो आपको ये चिकित्सा करनी ही करनी है। ठीक है, प्रतिहंति विरेचनम वमनम समनम। ठीक है, और आप टाइम टाइम पर अगर वमन विरेचन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको ये इसका इफेक्ट नहीं आएगा। जो विरुद्ध आहार ले रहे हैं उनका इफेक्ट थोड़ा कम आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। और आगे वाली लाइन में लिखा है कि
हितम सेवनम, अगर आप हितकर सेवन ही कर रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी तरह की चिकित्सा की, क्योंकि हितकर सेवन करेंगे तो विरुद्ध आहार का सेवन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। और आगे लिखा है कि सातम्य अल्पता, अगर किसी व्यक्ति को ये सातम्य हो गया है, ठीक है, या उसकी अग्नि दीप्त है, या दीप्त अग्नि है, या सातम्य हो गया है, ठीक है, और स्निग्ध है, बलवान है, तो उस पर भी ये विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों का प्रभाव नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से आपका अध्याय 26। कोई क्वेश्चन?